नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। सत्तारूढ़ एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में। भारत ने रूस से तेल आयात का बचाव किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित और असंगत बताया। भारत 2024 में विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा। मौसम विभाग ने कल तक केरल और तमिलनाडु में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड पर 6 रन से रोमांचक जीत हासिल कर 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मार्कोस भारत की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों नेताओं की बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। एक रिपोर्ट। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार एक अहम पहलू है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग का विस्तार हुआ है। फिलीपींस में आईटी, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, बुनियादी ढांचा, रसायन, ऑटोमोबाइल्स तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कंपनियों की उपस्थिति कई गुना बढ़ गई है। आनंद कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि कर्तव्य भवन के निर्माण का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय और विभाग राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बैठक में भाग लेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की विपक्षी दलों की मांग पर संसद में आई गतिरोध के बीच ये बैठक हो रही है। विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के कारण कल राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इन दोनों विधेयक पर चर्चा का निर्णय लिया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, 2 बिल को एक साथ मिलकर के चर्चा करने के लिए तय किया गया, लेकिन इसको भी डिस्टर्ब किया। फिर भी सरकार की ओर से हम ये संदेश अपोजिशन पार्टी को देना चाहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं और बिना चर्चा किए कोई बिल पारित नहीं करना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए सदस्यों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुए और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से लोकसभा चल रही है पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए कानून बनाने के लिए, आप ऐसे नहीं आए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और असंगत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को स्वतंत्र है।
एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद तेल की पारंपरिक आपूर्ति में व्यवधान आया, इसीलिए भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की मजबूती और स्थिरता के लिए भारत के आयात का समर्थन किया था। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निश्चित और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना है और वैश्विक बाजार की अस्थिर स्थिति को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की आलोचना करने वाले देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा करना अनिवार्य भी नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष रूस के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार 67 अरब 50 करोड़ डॉलर मूल्य का था। ये उस वर्ष रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से कहीं अधिक है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यूरोप और रूस के बीच व्यापार में केवल ऊर्जा नहीं बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। यहां पिछले वर्ष लगभग 21 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की और मुंबई दिल्ली सबसे व्यस्त रूट के हवाई अड्डे रखे। 2024 में विश्व वायु परिवहन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने ये आंकड़े जारी किए। एक रिपोर्ट। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वर्ष 2023 की तुलना में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस दृष्टि से भारत जापान से भी आगे रहा, जहां 20 करोड़ 50 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की। अमेरिका 87 करोड़ 60 लाख यात्रियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार रहा। चीन 74 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन 26 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि स्पेन 24 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों विमान यात्रा करने वाले सभी यात्री शामिल हैं। 10 सबसे व्यस्त रूट के हवाई अड्डों में मुंबई दिल्ली रूट 7वें स्थान पर रहा, जहां से पिछले वर्ष 59 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डों में सबसे आगे दक्षिण कोरिया का जेजू सोल रूट रहा, जहां से पिछले वर्ष 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने यात्रा की। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र अपने स्थापना दिवस पर आज पहली वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ करेगा। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान उद्घाटन व्याख्यान देंगे। व्याख्यान का विषय होगा भविष्य के युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मानव और मानव रहित उपकरणों में समन्वय विषय पर उनके आलेख का विमोचन होगा। प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को रक्षा प्रौद्योगिकी में बदलना है। 2 दिन के दौरे में प्रमुख सेना अध्यक्ष अधिकारी प्रशिक्षण अधिकारी चेन्नई के अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, माहे, कर्नाटक के तटीय और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों में अत्यधिक तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। केरल में लगातार हो रही वर्षा के बीच मौसम विभाग ने सभी 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का रेड अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना में हैदराबाद के और अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल शाम जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से आपसी समन्वय रखते हुए निचले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। राज्यों में 17 जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उत्तर प्रदेश के 17 जिलों की 40 तहसीलें, 694 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 1,16,000 से अधिक की आबादी प्रभावित है। प्रभावित आबादी की सहायता के लिए 14 एनडीआरएफ टीमों, 15 एसडीआरएफ टीमों और 48 पीसी टीमों को तैनात करके राहत प्रयासों को तेज कर दिया गया है। 1193 बाढ़ चौकियां स्थिति पर नजर रख रही हैं और 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में 2 दिनों से लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन बाधित हुआ है। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट लागू है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों को सतर्क रहने और त्वरित प्रक्रिया दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश भागों में मानसून की वर्षा जारी रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की बलोट पंचायत में भूस्खलन के चलते लगभग 1 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी वर्षा व भूस्खलन से अब तक लोगों के 1,692 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 1,753 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 265 सड़कें यातायात के लिए अभी भी अवरुद्ध हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भारत ने ओवल में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड पर 6 रन की रोमांचक जीत दर्ज कर श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर समाप्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद नवीन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर और अधिक शुल्क लगाने की धमकी पर भारत के पलटवार को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। विदेश मंत्रालय का बयान, तेल खरीद पर हमें निशाना बनाना अविवेकपूर्ण, जनसत्ता की पहली खबर है। उधर राजस्थान पत्रिका बौखलाहट शीर्षक से लिखता है, रूस से तेल खरीद पर नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत ने कहा, अमेरिका खुद खरीद रहा रूस से सामान। दैनिक भास्कर लिखता है, ट्रंप ने घेरा तो भारत का 2 टूक जवाब। अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है। सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। अमर उजाला सहित लगभग सभी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को दिया है। राहुल सच्चे भारतीय होते तो सेना पर नहीं करते अपमानजनक टिप्पणी। राष्ट्रीय सहारा और पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। देशबंधु का शीर्षक है, खामोश हो गई झारखंड आंदोलन के नायक की आवाज। ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत की इंग्लैंड पर 6 रन से हुई रोमांचक जीत को अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, शुभ मन से सिराज का अंग्रेजों से हिसाब बराबर। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, भारतीय टीम ने इंग्लैंड में लगातार दूसरी टेस्ट श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर समाप्त की। पत्र ने आगे लिखा है, सिराज है तो विश्वास है। स्कूल फीस पर मनमानी रुकेगी, दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया विधेयक हिंदुस्तान की पहली खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। सत्तारूढ़ एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में। भारत ने रूस से तेल आयात का बचाव किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित और असंगत बताया। भारत 2024 में विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा। मौसम विभाग ने कल तक केरल और तमिलनाडु में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड पर 6 रन से रोमांचक जीत हासिल कर 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।